बजट 2024 इज़ आउट ऑन 23rd जुलाई एंड हमारी ऑनरेबल एफएम निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में इस बजट में क्या क्या की हाइलाइट्स हैं वो सब मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, जो यंगस्टर्स हैं जिनको अभी बजट का उतना आइडिया नहीं है, तो इसमें दो चीज़ें बता दूं। बजट नॉर्मली जो आता है दैट कम्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, लेकिन क्योंकि इलेक्शन थे इस बार अप्रैल मई में, तो उस रीज़न से जब भी गवर्नमेंट चेंज होने वाली होती है उससे पहले जो बजट आता है उसको हम इंटरिम बजट कहते हैं। और जब वो गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है उसके बाद एट एन अर्लीस्ट जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो एक्चुअल बजट लाती है। इंटरिम बजट और बजट में थोड़ा सा गैप होता है। बजट जो अब आया है दैट इज़ द फाइनल बजट। सेकेंड थिंग, इस बजट में जीएसटी को लेकर कोई भी ज़्यादा डिस्कशंस नहीं है, ना कोई हाइलाइट्स हैं। द रीज़न बीइंग क्योंकि ये कुछ सालों पहले सेपरेट कर दिया गया था बजट से और इसके लिए एक जीएसटी काउंसिल फॉर्म करा गया था। तो जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं जीएसटी में चेंजेस के लिए, उसको हमें फॉलो अप करना होता है, ना कि बजट को। सो अब हम डिस्कस करते हैं इन दो की फैक्टर्स के बाद कि बजट में इस बार हुआ क्या क्या है किस किस सेगमेंट के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, आप सैलरीड हैं तो पहले मैं उसके डिस्कशन से शुरू करूंगा। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए क्या हुआ है बजट में, उसके बाद हम आएंगे कि कैपिटल मार्केट्स जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए क्या हुआ है। थर्ड पॉइंट कम्स कि अगर आप लोग प्रॉपर्टीज़ खरीदते या बेचते हैं तो उसमें क्या क्या टैक्सेशन में चेंजेस हुए हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग इज़ कि एक जनरल बजट में क्या क्या एस्टिमेट्स दिए गए हैं, क्या क्या नई स्कीम्स दी गई हैं फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स, और उन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन कब से और कैसे बताई गई है। So let's start the video with the budget for the salaried employees, that covers most of the middle class people of India. So अगर हम टैक्स स्लैब की बात करें तो कोई भी इंसान जो इंडिया में है जो अपने पर्सनल रिटर्न्स भरता है आईटीआर के, उसके लिए क्या क्या टैक्स स्लैब हैं हम उस पर पहले सबसे हाइलाइट्स करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा सेगमेंट है टैक्स देने वाला दैट इज़ द इंडियन मिडिल क्लास। मैं उसकी बात करूंगा जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं जो कहीं पे भी चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, तो उनके लिए इस बजट में क्या क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि कोई भी इंसान जो इंडिया में टैक्स दे रहा है, अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहा है, उसके टैक्स स्लैब्स क्या हैं, तो 0 to 3 लाख अगर आपकी इनकम है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, दैट इज़ 0। ये प्रीवियस बजट्स में भी सिमिलर ही था। अगर 3 to 7 लाख आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना है। 7 to 10 लाख अगर आपकी इनकम फॉल करती है तो उस केस में आपको 10% इनकम टैक्स देना है। 10 to 12 लाख के स्लैब में आपको 15% इनकम टैक्स देना है एंड 12 to 15 लाख के स्लैब में आपको 20% इनकम टैक्स देना होगा आपसे। न्यू रिजीम में 15 लाख एंड अबव के केसेस में जहाँ पे इनकम है वहाँ पर आपको फ्लैट 30% इनकम टैक्स देना है। उसके ऊपर जितनी भी इनकम हो दैट इज़ 30%। दिस इज़ फॉर इंडिविजुअल आईटीआर फाइलिंग्स, नॉट फॉर द कंपनी। कंपनी स्लैब वैसा ही है जैसे पहले था। अब हम इसमें दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो आपका एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करता है जो उसको गवर्नमेंट को मंथली बेसिस पे डिपॉजिट कराना होता है। अगर आप लोगों की सैलरी जो मंथली मिलती है वो 75,000 से ऊपर है तो इन दैट केस ओनली द एम्प्लॉयर विल डिडक्ट द टीडीएस। अब ये तो बात हो गई एक मिडिल क्लास आदमी की, सैलरीड एम्प्लॉयज़ की, कि उनको क्या इनकम टैक्स देना है। अब आ जाते हैं कैपिटल मार्केट्स। जब से ये बजट आया है कैपिटल मार्केट्स आर वेरी डिसअपॉइंटेड, दैट इज़ देयर टेक, क्योंकि गवर्नमेंट ने मोस्टली जितनी स्टॉक ट्रेडिंग हो रही है उस पर टैक्सेस बढ़ाए हैं। तो अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म गेन टैक्स की, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स वो गेन टैक्स होता है जो आप इंट्राडे करने पे कमाते हैं इनकम्स उस पर, या फिर जो आप इन्वेस्टमेंट्स लेस देन 5 years होल्ड कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर शॉर्ट टर्म गेन टैक्स। विद इन सेम फाइनेंशियल ईयर अगर आपने खरीद के कोई स्टॉक को बेच दिया है तो उस पर जो इनकम होगी दैट इज़ द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो था पहले इट वॉज एट 15%, लेकिन अब के न्यू रिजीम के हिसाब से एज पर दिस बजट इट विल लैंड टू 20%। यानी कि अगर आपने आज कोई 100 रुपये का शेयर खरीदा और उसकी वैल्यू 150 हो गई है 2 महीने बाद, तो आपने जो 50 रुपीज़ उस पर अर्न करे हैं उस पर आपको 20% शॉर्ट टर्म गेन टैक्स देना होगा अगर आपने उसी फाइनेंशियल ईयर में उस शेयर को बेच दिया है तब। ये तो हुई शॉर्ट टर्म गेन टैक्स की बात। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म गेन टैक्स की। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स उन इक्विटीज़ पे लगता है जिनको आप लोगों ने 12 महीने से ज़्यादा के लिए होल्ड किया है।
तो उस पर हमारा लगता है लॉन्ग टर्म गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स जो था पहले 10% पे था, नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड टू इंक्रीज्ड टू 12.5%। सो अगर आप अब कोई से भी इक्विटीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, दैट इज़ मोर देन 12 मंथ्स, तो उस पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कस्टम ड्यूटीज़ पे। कस्टम ड्यूटीज़ कई आइटम पे रिड्यूस कर दी गई हैं और अच्छे लेवल पे रिड्यूस करी गई हैं। सो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि उन आइटम्स का इंपोर्ट हो, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, जो नॉर्मल पब्लिक चीज़ें खरीदती है थ्रू इम्पोर्ट्स, या वो घूमने गए हैं और फिर लाते हैं बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट्स, तो उस केस में आप लोगों को जो है कम कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। उसके पूरे स्लैब्स हैं, उसको आप लोग एक बार इंटरनेट पे देख सकते हैं। नाउ कमिंग नेक्स्ट, कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो उस केस में क्या होगा। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के केस में गवर्नमेंट ने टैक्स को रिड्यूस करा है। अर्लियर इट वाज 20% एंड एज पर दिस बजट फ्रॉम नाउ ऑन इट वुड बी रिड्यूस टू 12.5% लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, या कैपिटल गेन टैक्स इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कैपिटल गेन टैक्स की। कैपिटल गेन टैक्स इज दैट टैक्स दैट यू पे ऑन द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दैट यू सेल दैट यू हैव परचेज्ड ईयर्स अगो। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद के उसको बेच रहे हैं और उस पर एक प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अर्लियर इस पर आपको 20% कैपिटल गेन टैक्स देना होता था, जिसका स्लैब इस बजट में रिड्यूस करके 12.5% कर दिया गया है। आप सोचेंगे ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि इस चीज़ पे टैक्स रिड्यूस हो गया, बट दैट बीइंग सेड गवर्नमेंट ने अब इंडेक्सिंग हटा दिया है। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ 1 अप्रैल 2001 के बाद परचेज़ करी गई है, उसकी सेल के टाइम पे कोई इंडेक्सिंग कैलकुलेट नहीं की जाएगी। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इंडेक्सिंग ये होता है, फॉर एग्जांपल सपोजिंगली आपने एक प्रॉपर्टी 2014 में खरीदी और जो सर्कल रेट होता है, जो गवर्नमेंट स्पेसिफाइड सर्कल रेट होता है कि इस जगह की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हमारे हिसाब से इतनी है, सो सपोजिंगली दैट वाज 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, या कहें 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी एज पर द गवर्नमेंट सर्कल रेट्स। तो आज जब 2024 आ गया है और गवर्नमेंट जो है इन सर्कल रेट्स को रिवाइज करती रहती है, जो 10,000 का था मान लीजिए आज 20,000 का हो गया, और आपकी प्रॉपर्टी जो है अगर उससे ऊपर सेल होती है, दैट इज़ अगर आपने एक प्रॉपर्टी ली थी 1 करोड़ रुपए की 2014 में एट अ रेट ऑफ 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, अब उसकी वैल्यू सर्कल रेट के हिसाब से 20,000 पर स्क्वायर यार्ड हो गई, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ रुपए हो गई, डबल हो गई। लेकिन अगर सर्कल रेट के हिसाब से भी वो हुआ है तो आपको वो इंडेक्सिंग लगाया जाता है कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जो आपने बेची उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि सर्कल रेट ही इंक्रीज़ हो गया। अगर आप उससे ऊपर कुछ बेचते थे कि 2 करोड़ के सर्कल रेट की प्रॉपर्टी पे आपने 2.5 करोड़ में उसको सेल करा, तो आपका जो ऊपर का 50 लाख का प्रॉफिट हुआ सिर्फ उस पर टैक्स देना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर सर्कल रेट्स रिवाइज भी हो गए हैं और आप लोगों ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में भी बेची, चाहे सर्कल रेट आज का कह रहा है कि 2 करोड़ की है, लेकिन आपको उस 1 करोड़ पे भी वो टैक्स देना होगा। हालांकि डिफरेंस ये है कि पहले आप 20% टैक्स देते, अब आप 12.5% टैक्स देंगे। तो इसमें हर प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू इंक्रीज और सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि पहले से ये रिजीम बेनिफिशियल है या नुकसानदायक है। तो ये आप लोगों पे, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने में सेल करी, कितने में परचेज करी। लेकिन अल्टीमेट थिंग इज़ कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 20% से 12.5% हो गया है और इंडेक्सिंग का इम्पैक्ट उससे हट गया है। अब एक सेगमेंट आता है स्टार्टअप्स वाला। स्टार्टअप्स पिछले 2-2.5 साल से फंडिंग्स उनको नहीं मिल रही हैं और मोस्टली पैसा जो है दैट वाज रूटेड टूवर्ड्स द इक्विटी मार्केट्स, द लिस्टेड कंपनी एरेना। तो स्टॉक मार्केट्स में वो पैसा जा रहा था और स्टार्टअप्स को पिछले 2-2.5 सालों से कोई खास फंडिंग नहीं मिली है। इनफैक्ट द फंडिंग डेटा शोज़ कि काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन है, मोर देन 50-60% का रिडक्शन है इन द फंडिंग दैट इंडियन स्टार्टअप्स वर गेटिंग। तो इसी पहल के दौरान जो है शायद गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हम लॉन्ग टर्म गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म गेन टैक्स विच इज़ इन द इक्विटी ऑफ शेयर मार्केट्स, उसको तो हम बढ़ा देते हैं। और स्टार्टअप में एक एंजल टैक्स होता था। एंजल टैक्स जो है वो एंजल इन्वेस्टर्स पे लगता था अबाउट 30%, जो अब गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली हटा दिया है। तो दिस स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट शुड
boost the funding that Indian startups are getting. तो this somewhere shows कि इन जो गवर्नमेंट है उसका पर्सपेक्टिव ये है इस टाइम पे कि हमें इक्विटी मार्केट्स को तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग करनी है और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट देना है. गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर टूवर्ड्स द स्टार्टअप इकोसिस्टम. तो ये हो गई न्यूज़ अबाउट स्टार्टअप्स एंड हाउ एबॉलिशमेंट ऑफ एंजल टैक्स इज गोइंग टू हेल्प द स्टार्टअप्स टू ग्रो फास्टर and how it will help them to get more funding from the angel investors. तो ये तो हो गया सेगमेंट वाइज कि आप लोगों पे जिस भी सेगमेंट में फॉल करते हैं पब्लिक के, उस पे क्या क्या टैक्सेशन के इम्पैक्ट्स आने वाले हैं. इसी के साथ हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि जो ओवरऑल बजट आया है उसका इंडियन इकोनॉमी और मार्केट्स पे क्या असर होगा. इसके अलावा जाते जाते मैं कुछ चीज़ बता दूं कि इस बजट के जो मेजर फोकस एरियाज़ थे जिस पे गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली हैं, वो चाहती है कि उनका एडवांटेज उनको मिले. तो एक तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए काफ़ी स्कीम्स उन्होंने निकाली हैं. उसके अलावा एसएमईज़ के लिए बहुत स्कीम्स निकाली हैं ताकि वो एसएमई सेक्टर बूस्ट हो. तो इसके अलावा जो है बजट में एक मेजर आउटलाइन जो फ्रेम रहा है दैट इज़ रिलीफ टू द मिडिल इनकम ग्रुप पीपल, देन रिलीफ टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम. इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट के लिए बोला गया है इस बजट में ताकि हमारा जो यूथ है दैट कैन बी एम्पावर्ड. सो दीज आर द फ्यू पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द बजट. सो दैट वाज द समरी ऑफ बजट 2024 फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स, and I would be coming soon with some more information in my next video.